Students, our next topic is Dalit Panthers from chapter 7, The Rise of Popular Movements. दलित पैंथर्स एक बहुत बड़ा पॉपुलर मूवमेंट रहा है जो कि दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता है। दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला ये मूवमेंट है और मेनली इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो महाराष्ट्र है। अब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है। देखो स्टूडेंट, आपकी बुक में एक पोयम लिखी हुई है, ऊपर ये पोयम राइट हुई है जिसके जो पोएट है वो नामदेव ढसाल हैं और ये काफ़ी बड़े मराठी पोएट हैं। तो उन्होंने अपनी पोयम में एक पोयम लिखी है, उसमें मेनली दलित की जो सिचुएशन थी उस टाइम, जो दलित लोग थे यानी जो पिछड़ी जाति के लोग थे, उस सिचुएशन को अपनी पोयम में उन्होंने बताया है। तो इसमें मेनली उन्होंने दो वर्ड यूज़ किए हैं, एक तो है पिलग्रिम्स ऑफ डार्कनेस, इसका मतलब है अंधेरे की पथयात्रा, और एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया है सनफ्लावर गिविंग फ़कीर, यानी कि सूरजमुखी आशीषों वाला फ़कीर। तो ये दोनों वर्ड जो हैं इन्होंने किन किन के लिए यूज़ किए हैं। पिलग्रिम्स ऑफ डार्कनेस यानी अंधेरे की पथयात्रा, मतलब ये दलितों को रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड, यानी जो दलित हैं वो अभी भी डार्कनेस, यानी उनकी लाइफ में अभी भी फुल ऑफ डार्कनेस है उनकी जो लाइफ है, आज भी मतलब वो आज़ादी मिल गई है हमें लेकिन आज भी वो अपना अंधेरे में जीवन जी रहे हैं। और एक वर्ड जो यूज़ हुआ है सनफ्लावर गिविंग फ़कीर, ये डॉक्टर अंबेडकर के लिए यूज़ किया गया है क्योंकि अंबेडकर को इस पोएम में इन्होंने दलितों का एक लिबरेटर कहा है, मतलब कि दलितों को आज़ादी दिलाने वाला या उस सिचुएशन से थोड़ा बहुत ऊपर उठाने में जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जो मतलब वो एक ब्रूटल कास्ट इनजस्टिस को जो फेस कर रहे हैं इतने टाइम से, जो दलित कम्युनिटी है, जो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है जो अपर कास्ट कम्युनिटीज़ के द्वारा, तो उसको उससे लिबरेट करने वाले, उससे आज़ाद कराने वाले जो लिबरेटर हैं वो डॉक्टर अंबेडकर हैं, जो कि इस वर्ड के थ्रू इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। दलित पोएट्स इन महाराष्ट्र रोट मैनी सच पोएम्स ड्यूरिंग द डेकेड्स ऑफ 70s के टाइम में बहुत सारे मराठी जो पोएट हुए हैं जिन्होंने दलित्स के ऊपर काफ़ी सारी पोएम लिखी हैं। और ये जो पोएम है इसमें इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है कि आज भी जो दलित हैं, जो दलित मासेस कंटिन्यूज टू फेस इवन आफ्टर, मतलब जो दलित हैं वो आज भी एक बहुत बड़ी एंग्विश, मतलब होता है एक दुख, एक दर्द को फेस कर रहे हैं। आज़ादी के 20 साल के बाद भी आज भी वो मतलब जो एक्सपीरियंस उनका पहले था एक डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, वो आज भी उसी चीज़ को फेस कर रहे हैं, यानी अपर कम्युनिटीज़ आज भी उनको डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं, उनके साथ जो सोशल इंजस्टिस आज भी हो रहा है, मतलब आज भी वो इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी में नहीं रहते, बट दे वर ऑल्सो फुल, लेकिन वो आज भी एक ऐसा फ्यूचर चाहते हैं, एक आशावादी फ्यूचर की उम्मीद करते हैं वो, मतलब एक ऐसे फ्यूचर को विश करते हैं जो कि उनको शेप देगा, जो कि उनकी लाइफ को चेंज करेगा। यू आर अवेयर ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर्स विजन, जैसे कि आपको डॉक्टर अम्बेडकर का जो स्वप्न है उसके बारे में पता है कि वो क्या चाहते थे, कि वो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस चाहते थे, जिसमें कि सोशियो इकोनॉमिक चेंज लाने के लिए उनका एक रिलेंटलेस स्ट्रगल मतलब होता है कि जो कॉन्टीन्यूसली उन्होंने जो स्ट्रगल किया है, दलित्स की लाइफ को बेटर बनाने के लिए जो स्ट्रगल किया है, किससे वो जो उनकी लाइफ है उसको, मतलब दलित्स की लाइफ को डिग्निफाई करने के लिए उन्होंने जो एक स्ट्रगल किया है हिंदू कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर से दलित्स को ऊपर उठाने के लिए जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, उसके बारे में हम सभी जानते हैं। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट अम्बेडकर रिमेन्स, तो हमें इसमें कोई मतलब सरप्राइज़ नहीं होगा कि जो उस टाइम जो काफ़ी सारी जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो राइटिंग्स उस टाइम की हुई हैं, उनके जो आइकॉनिक रहे हैं या इंस्पायरेशनल जो फिगर रहे हैं वो डॉक्टर अम्बेडकर ही माने जाते हैं। अब स्टूडेंट हम देखते हैं इस जो मूवमेंट का ओरिजिन कैसे हुआ, यानी इसका उदय कैसे हुआ। तो ये स्टडी करते हैं कैसे हुआ, क्या रीज़न थे और कहाँ पे इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो कहाँ पे माना जाता है। तो देखते हैं इसको। बाय द अर्ली 1970s द फर्स्ट जनरेशन दलित ग्रेजुएट, स्पेशली दोज लिविंग इन सिटी स्लम्स, जो पढ़े लिखे दलित से, जो ज़्यादातर जो स्लम्स एरिया में रहते थे, जो शहरों की स्लम्स एरिया में रहते थे, जहाँ पर कि दलित्स की सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब थी, उन्होंने अपने लिए प्लेटफॉर्म्स तैयार किए। प्लेटफॉर्म किसके लिए तैयार किए? उन्होंने दलित के लिए आवाज़ उठाई, मतलब अपने आप को उन्होंने तैयार किया कि दलित्स की लाइफ को बेटर बनाना है, और उन्होंने दलित पैंथर्स, अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द दलित यूथ वाज फॉर्म्ड इन महाराष्ट्र इन 1972, यानी कि 1972 में
यहाँ पर दलित पैंथर्स नाम का एक दलित युवाओं का एक संगठन बनाया गया महाराष्ट्र में 1972 में। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड दलित ग्रुप्स वर मेनली फाइटिंग अगेंस्ट द प्रीप्रेचुअल कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज एंड मटीरियल इनजस्टिस। स्टूडेंट, आज़ादी के जो बाद के साल थे, मतलब कुछ टाइम बाद, जो दलित कम्युनिटी थी वो ज़्यादातर जाति पर आधारित असमानता और जो मटीरियल जाति पर आधारित असमानता और जो मटेरियल इनजस्टिस यानी कि जो भौतिक चीज़ें होती हैं उसमें जो उनके साथ अन्याय होता था वो फेस कर रहे थे। जबकि ये तब फेस कर रहे थे वो जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ मिल चुकी थी उनको। कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ क्या मिली थी? इक्वालिटी और जस्टिस की। ये गारंटी मिलने के बाद भी वो इनजस्टिस और इनइक्वालिटी मतलब फेस कर रहे थे। अब इसका क्या रीज़न होगा? इसका रीज़न क्या था कि इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशंस एंड अदर सच पॉलिसीज़ ऑफ सोशल जस्टिस वाज वन ऑफ देयर प्रोमिनेंट डिमांड्स। अब जो उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड ये थी कि जो प्रोविज़न्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए। जो सोशल जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए। मतलब ये उनकी एक प्रोमिनेंट डिमांड रही है कि ये लागू होना चाहिए। डू यू नो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। देखिए, हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग जो अनटचेबिलिटी है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से अबोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। द गवर्नमेंट पास लॉज टू दैट इफेक्ट इन द 1960 एंड 1970 एंड येट सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट द एक्स अनटचेबल ग्रुप कंटिन्यूड इन वेरियस वेजेस। देखिए, 1960 और 70 में इस तरह के कानून हमारे देश में बना दिए गए। उसके बाद भी ये जो सोसाइटी का सेक्शन है यानी जो दलित्स हैं वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस को मतलब फेस कर रहे थे। आज भी मतलब वो चीज़ कंटिन्यू थी हमारे देश में। दलित सेटलमेंट्स होती है यानी जहाँ पर कि दलित लोग रहते हैं, विलेजेस कंटिन्यू टू बी सेट अपार्ट फ्रॉम द मेन विलेज। मतलब उनकी जो सेटलमेंट्स होती थी उनको बाहर रखा जाता था। जैसे उनको गांव है या कोई भी एरिया है जहाँ पर सब लोग रहते थे तो उनको उनसे थोड़ा गैप मेंटेन करके रहना होता था। दे वर डिनाइड एक्सेस टू कॉमन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जैसे कि जो चीज़ें होती हैं उनसे उनको दूर रखा जाता था, जो कॉमन सोर्सेज होते हैं। जो दलित वुमेन थी उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। डिसऑनर्ड एंड अब्यूज्ड एंड वर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब और उनके साथ जो है एक अब्यूज्ड बिहेव जो होता है उस तरीके की चीज़, दुर्व्यवहार जो होता है वो किया जाता था। दलित फेस्ड कोलेक्टिव एट्रोसिटीज़ ओवर माइनर। मतलब जो दलित थे वो एक बहुत बड़े कोलेक्टिव एट्रोसिटीज़ मतलब कि किसी ओवर माइनर सिंबॉलिक इशू, मतलब किसी छोटे से इशू पर भी वो एक बहुत बड़े जुल्म को सहन कर रहे थे। एट्रोसिटीज़ मतलब होता है जुल्म, जो हिंसा होती है, एक उनके साथ गलत व्यवहार होता है। लीगल मैकेनिज़्म। देखिए, लीगल मैकेनिज़्म मतलब क्या होता है? देखो, कानून बन चुके हैं थोड़े बहुत जो लीगल मैकेनिज़्म हैं, प्रोव्ड इनएडिक्वेट टू स्टॉप द, मतलब वो भी फेल होते हुए दिखाई दे रहे थे। जो इकोनॉमिक और सोशल ऑपरेशन हो रहा था दलितों का, यानी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा था, जो कानून भी बनाए थे वो भी मतलब फेल साबित हो रहे थे, वो भी इनको रोकने में कामयाब नहीं थे। ऑन द अदर हैंड पोलिटिकल पार्टीज सपोर्टेड बाय दलित्स लाइक द, इवन जो कुछ पार्टीज़ ऐसी थी जो दलित्स को थोड़ा बहुत सपोर्ट करती थी, जैसे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, वो भी सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। इसके भी पीछे रीज़न है क्योंकि वो भी एक तरह से मार्जिनल थी, हाशिए पर जा चुकी थी। हैड टू अलाई, और कुछ एक जैसे जो एक तरह से जो अलायंस होते थे उनके साथ वो पार्टी इलेक्शन लड़ते भी थे, लेकिन उसके बाद भी वो एक टूट जाते थे, मतलब जो उनके कोलिएशन होते थे वो टूट जाते थे। देयरफॉर द दलित पैंथर्स रिस्टोर्ड, इसलिए जो दलित पैंथर है उसने दलित के राइट्स के लिए, यानी जो दलितों के जो अधिकार हैं उसकी एक तरह से दावेदारी करते हुए एक मास एक्शन, यानी कि एक बहुत बड़ा एक्शन प्लान किया कि जैसे एक अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको कि दलित पैंथर्स के नाम से जाना जाता है।
तो हमने इसका ओरिजिन देखा कि महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि जो दलित है उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था, बहुत बड़े लेवल का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सोसाइटी में फैला हुआ था। तो कुछ पढ़े लिखे जो यूथ थे, जो दलित थे, उन्होंने दलित पैंथर्स नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। अब इसकी एक्टिविटीज़ देख लेते हैं कि ये काम क्या गतिविधियां रही, किस तरीके से इसने काम किया। एक्टिविटीज़ ऑफ दलित पैंथर्स मोस्टली सेंटर्ड अराउंड फाइटिंग इंक्रीजिंग एट्रोसिटीज़ ऑन दलित्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेट। यानी कि जो एट्रोसिटीज़, जो अत्याचार था दलित पैंथर्स के अगेंस्ट जो चल रहा था, जो बढ़ता जा रहा था, तो उसके अगेंस्ट ही फाइट करना दलित पैंथर्स की मेन एक्टिविटी थी। एज अ रिज़ल्ट ऑफ सस्टेन एगिएशन ऑन द पार्ट, अब रिज़ल्ट क्या रहा कि जो दलित पैंथर्स के बहुत सारे जो एगिएशंस हुए, दलित अलोंग विद अदर लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन ओवर द इशू ऑफ एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट दलित, और इसमें वो सारे ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल थे जो इस तरह की एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट थे, यानी कि जो एट्रोसिटीज़ थी, अत्याचार के अगेंस्ट थे। अब गवर्नमेंट ने भी एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ, मतलब एक बड़े लेवल पे कानून पास किया 1989 में, दैट प्रोवाइडेड फॉर रिगोरियस पनिशमेंट फॉर सच एक्ट्स, जिसमें कि मतलब अगर कोई दलित के साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो उसको काफ़ी बड़ा दंड दिया जाएगा। द लार्जर आइडियोलॉजिकल एजेंडा ऑफ द पैंथर्स वॉज टू डिस्ट्रॉय द कास्ट सिस्टम। अब जो मेन एजेंडा था, जो सबसे बड़ा एजेंडा था इसका दलित पैंथर्स का, वो क्या था कि कास्ट सिस्टम को मतलब ख़त्म करना था, एंड टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ओप्रेस सेक्शन लाइक दैट, और एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बनाना था जिसमें कि वो सारे सेक्शन सोसाइटी के शामिल हो, जैसे कि लैंडलेस पुअर, पीजेंट्स है, अर्बन इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, अलोंग विद दलित्स। मतलब दलित्स के साथ ही जो वर्कर्स थे या जो लैंडलेस पीजेंट्स थे, जिनके साथ की ये एट्रोसिटीज़ जो फेस कर रहे थे सोसाइटी में, उन सबको एक तरह से एक प्लेटफॉर्म देना था। द मूवमेंट प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर दलित एजुकेटेड यूथ। अब जो आंदोलन है, इसने जो दलित एजुकेटेड यूथ था उसको अपनी क्रिएटिविटी टू यूज़ देयर क्रिएटिविटी एज ए प्रोटेस्ट एक्टिविटी, मतलब कि एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो अपने जो विरोध को, अपने विरोध में जो अपनी क्रिएटिविटी है उसको दिखा सकते हैं। दलित राइटर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रूटैलिटीज़ ऑफ द कास्ट सिस्टम। जैसे जो दलित राइटर्स थे उन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू जो ब्रूटैलिटीज़ है, कास्ट सिस्टम की जो ब्रूटैलिटीज़ है, उनको दिखाया, अपनी ऑटोबायोग्राफीज़ में उसको लिखा, एंड अदर लिटरेरी वर्क्स पब्लिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और बहुत सारे ऐसे लिटरेरी वर्क हुए इस टाइम पर जिसमें कि जाति प्रथा की जो ब्रूटैलिटीज़ है, यानी जो क्रूरता है, उसको दिखाया गया। These works portraying the life experience of the most downtrodden social section of Indian society, ये जितने भी जो रचनाएं थी उस टाइम की, उसमें जो डाउनट्रोडन सोशल सेक्शन है, यानी कि जो दबा हुआ समाज है, उसके जो भी लाइफ एक्सपीरियंस है उनको दिखाया गया। इंडियन सोसाइटी सेंड शोक वेव्स इन मराठी लिटरेरी वर्ल्ड। और इन रचनाओं में जो मराठी भाषा का जो साहित्य था, मतलब उसमें भी एक ज़बरदस्त लहर उठी। मतलब कहने का है कि जो मराठी जो लिटरेचर है वो काफ़ी अपलिफ्ट हुआ, काफ़ी ऊपर उठा, क्योंकि उसने जो दलित के अगेंस्ट जो ब्रूटैलिटीज़ थी वो काफ़ी अच्छे से दिखाई सोसाइटी में जो फैली हुई थी। और जो लिटरेचर था वो और भी ज़्यादा ब्रॉड हुआ, बेस्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव और डिफरेंट सोशल सेक्शन। और इसके साथ साथ मतलब उसने और भी जो सोशल सेक्शंस थे सोसाइटी के, जो डिस्क्रिमिनेट हो रहे थे, उनको भी रिप्रेजेंट किया, एंड इनिशिएटेड कंस्टेशंस इन द कल्चरल रिलिम। और जो कल्चरल रिलिम है, यानी कि जो कल्चरल रिलिम का मतलब होता है जो संस्कृति, रिलिम्स मतलब होता है एक धरातल पर एक टकराव जो है वो दिखाई दिया। यानी कि अब जो जितने भी सेक्शन थे उनमें जो कंस्टेशन हो रहा था, जो टकराव हो रहा था, वो लिटरेचर के थ्रू दिखाई दे रहा था। इन द पोस्ट एमरजेंसी पीरियड दलित पैंथर्स गोट इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोल कॉम्प्रोमाइज़। अब जो इमरजेंसी के टाइम पर जो दलित पैंथर्स है उसने कुछ समझौते करने पड़े उसको कुछ। इट ऑल्सो अंडरवेंट मैनी स्प्लिट्स। और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन जो बन रहा था, वो भी स्प्लिट हो गया, टूट गया, विच लेड टू इट्स डिक्लाइन। जो मतलब कह सकते हैं कि एक डिक्लाइन में चला गया फिर। लेकिन इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन लाइक द बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़
एम्प्लॉयज़ फेडरेशन टुक ओवर दिस स्पेस। लेकिन इसके ख़त्म होने के साथ कुछ और अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आ गए जिन्होंने इसकी जगह को फिल किया, और उसमें इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें तो बॉम्बसेफ कहा जाता है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। तो ये एक बड़ा मूवमेंट है दलित पैंथर्स का। इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि दलित्स के लिए क्या क्या इसकी रिकमेंडेशन रही हैं और गवर्नमेंट के ऊपर क्या इसका इफ़ेक्ट रहा है। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे भारतीय किसान यूनियन, जो हमारा टॉपिक है। ये भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है जिसमें कि जो फार्मर्स हैं उनकी सिचुएशन को दिखाया गया है और किस तरीके से ये मूवमेंट हुआ, किस तरीके से इस मूवमेंट ने किसानों की जो स्थिति है उसमें सुधार किया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।